Hi everyone. So welcome to another episode of IMH Health Pulse Knowledge Series podcast. I'm your host Dr. Rupa Sharma. So today we have with us a topic which is very common all over India, and this is a disease. This is called as gallstones. So for discussing this topic, I have with me Dr. Nelson Bardeskar. Hello. He is a general and laparoscopic surgeon with more than 8 years of experience. And today, we are going to discuss about gallstones and what are gallstones. Very common So this is so common, and somebody or the other in my family or my aunt or somebody has suffered from gallstones, gallbladder. So please throw us some light on what are gallstone, Dr. Nelson. So gallstone is one of those diseases जो हमारे फैमिली में बहुत कॉमनली है, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव गॉलस्टोन का ऑपरेट किया हुआ रहता है। वैसे देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स वाइज 10% हम लोग बोलते हैं कि एवरी 10th person ऑफ दिस पीपल ऑन दिस प्लैनेट आर सफरिंग और आइदर ऑपरेटेड फॉर गॉलस्टोन्स। सो इट इज़ अ क्वाइट कॉमन टॉपिक, स्पेशली इन द नॉर्थ साइड वेयर देर इज हाई फैटी मील्स, मतलब खाने में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का या फैट का यूज़ ज़्यादा है, ऑयल का यूज़ ज़्यादा है, वो बेल्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। So, like you said, gallstones are very common. There is another word also for this disease. So, in medical terms, it is called as cholelithiasis. So, chole means bile. Bile is the पित्त जिसको हम लोग बोलते हैं, जो yellowish green liquid रहता है, जो liver secrete करता है for the digestion of fats. And lithiasis मतलब stone. So, cholelithiasis is a medical term for gallstones. Okay. Yeah. So, this is related to our gallbladder. This is related so, what is the gallbladder? See, I commonly call gallbladder as a bag. It's a pouch just below the liver. Liver जो अपना यकृत रहता है, यकृत secretes this bile. And imagine करो अपने घर का एक storage tank है, वैसा ही liver के नीचे एक छोटा सा pouch रहता है, that is the gallbladder. It stores the bile secreted by liver. मतलब liver जो भी bile बनाता है वो gallbladder में store करता है। जब हम कोई high fatty meal लेते हैं या फिर oily meal लेते हैं या बहुत टाइम के बाद गैप रखने के बाद एक सडन मील लेते हैं, तो वो डाइजेशन के लिए वो gallbladder compress होता है, वो bile GI ट्रैक में रिलीज होता है, एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड व्हिच वी हैव टेकन। मतलब इसका एक गॉल ब्लैडर कनेक्टेड होता है लिवर से? यस, गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड विद द लिवर एज वेल एज विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो उसका आई हैव हर्ड अनदर वर्ड दैट इज गॉल ब्लैडर, देयर इज अ डक्ट. So pancreas and you know so it's like a liver का दो डक्ट से कनेक्ट होके गॉल ब्लैडर में कनेक्ट होते हैं, which is like a pouch. वो पाउच एक कॉमन बाइल डक्ट करके एक बाइल डक्ट रहता है जो आके पैनक्रियास के थ्रू इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है. सो पैनक्रियाट वहाँ पे उसको पैनक्रियाटिक डक्ट मिलता है और दोनों मिलके एक कॉमन ट्रैक बन के वो इंटेस्टाइन में जाता है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गॉल ब्लैडर इन अ बॉडी? अगर आप सिंपल वर्ड्स में बताएं कि वो आप बोल रहे हैं जैसे हैवी मील खाते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें. सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ स्टोरेज हाउस फॉर द बाइल व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन. ओके, सो इट्स जस्ट अ स्टोरेज हाउस. इट डज नॉट, वो खुद का कुछ बनाता नहीं है. हाँ. वो सिर्फ स्टोर करता है जो लिवर ने बनाया हुआ है. एक मैं अगर कंपेयर कर सकूं तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, या इट्स लाइक दैट. ओके, क्योंकि ये ब्लैडर, दोनों नाम ब्लैडर कॉमन है, तो bladder जैसे वो मतलब यूरिन थैली स्टोर करता है तो वैसे ये आपका बाइल ये स्टोर करता है. ब्लैडर मतलब थैली. थैली. सो यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन की थैली, यूरिन जहाँ पे जमा होता है यूरिन की थैली. गॉल ब्लैडर मतलब जहाँ पे बाइल आके जमा होता है तो पित्त की थैली. ओके, तो मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि ये जो गॉल स्टोन की डिजीज़ है, इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे या इसके कोई जेनेटिक कॉजेज होंगे या इसका कोई ऐसा रीज़न होगा कि ये गॉल स्टोन, अभी सबको तो नहीं होता, आपने बोला एवरी 10th person in the world, but 9% are not getting it. Why that 10%? So what are the causes? There is something called as 5F, एक निमोनिक हम मेडिकल टर्म्स के लिए बना है 5F. So फर्स्ट इज फीमेल्स. दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब किनमें रिस्क ज्यादा होता है और जिनमें होने का चांस ज्यादा होता है. तो 5F में फर्स्ट आता है फीमेल. फीमेल में मेल से ज्यादा होता है. दूसरा आता है 40s, जो अपने एज के 40s के आसपास है, मतलब जो 4 डिकेड्स ऑलरेडी जी चुके हैं. देन आता है फैटी, जो ऑलरेडी
फैट है, मतलब जिनका बॉडी टेक्सचर फैट है। देन आता है फर्टाइल, मतलब जिनमें 1 या 2 प्रेगनेंसी हो चुके हैं या जो फर्टाइल पीरियड में है। एंड फिफ्थ आता है फेयर, जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में। सो दिस 5 एफ्स आर द प्री डिस्पोजिंग और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ऐसा नहीं है कि जिनमें ये 5 एफ है उनमें 100% होगा, बट जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक है उनमें होने का चांस ज़्यादा होता है। एज सच कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि ये मैंने खाया तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हुए, बट इनमें ये ज़्यादा होता है। चलो, एक अच्छी बात हो गई कि काला होने से कोई बुराई नहीं है, फेयर लोगों को ये बीमारी होती है। सो एक अच्छी बात हो गई जो नहीं तो हमेशा बोलते हैं फेयर होना, तो मैं सोचती हूँ अभी काला होना और अच्छा है। सो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो फिर इसके बाद अगर कोई आपके कब एक डॉक्टर को देखना चाहिए, कौन से साइंस या सिम्टम्स होते हैं? मैंने ये भी सुना कि सिम्टम्स नहीं भी होते, एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो कब आपको एक स्पेशलिस्ट या आपको डॉक्टर नेल्सन आपको मिलना चाहिए कि जब ये गॉल स्टोन्स हुए हैं? या कैसे पता लगता है? पहले तो एक तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में 2 इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो जिनमें रैपिड वेट लॉस हुआ है या जिनका बहुत हाई फैटी मील रेगुलर कंजम्पशन है या फिर जिनके इरेगुलर हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स। तो इनमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज मतलब स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट कॉजेज द गॉल स्टोन। दैट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड। नाउ ये जिनमें होता है, जैसे मैंने 5 एफ बोले थे, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। नाउ व्हेन वी कम टू ये, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि पेन। पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो उनका मेन कंसर्न रहता है कि पेन है। हम लोग गॉल स्टोन्स को 3 में डिवाइड करते हैं, एक साइलेंट, एक नॉटी और थर्ड वायलेंट। जो साइलेंट रहते हैं वो बहुत सालों तक पता भी नहीं रहता कि में गॉल स्टोन्स है। कभी कोई और रीजन के लिए सोनोग्राफी कर लिया, रूटीन हेल्थ चेकअप में सोनोग्राफी कर लिया, तब उनको समझता है कि अरे अपने को तो गॉल स्टोन्स है, जो हमें पता ही नहीं चले। दूसरे आते हैं नॉटी। नॉटी मतलब दोज ट्राई टू क्रिएट सम सिम्टम्स, जैसे कि कोलेसिस्टाइटिस, बीच बीच में इन्फेक्शन होना या बिलियरी कोली। तो वो क्या करते हैं, पीरियडिकली लाइक एवरी 3 मंथ्स या साल में 1-2 बार दे ट्राई टू, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है या एक पेन होता है। तो दीज आर कॉल्ड एज नॉटी। एंड थर्ड टाइप इज द वायलेंट टाइप। वायलेंट मतलब जो स्टोन्स है वो, जैसे मैंने कनेक्शन पूरा बताया, वो गॉल ब्लैडर से निकल के आइदर दे कॉज गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस, वो कॉमन डक्ट में आते हैं और कॉजेज जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं, या फिर वो पैनक्रियास की डक्ट में जाके अटक जाते हैं और पैनक्रियाटाइटिस होता है, मतलब स्वादुपिंड का सूजन होता है। सो दिस 3 टाइप में है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास साइलेंट या नॉटी वाले आते हैं। वायलेंट में तो वो ऑलरेडी वो सहन ही नहीं कर सकते। सो मतलब एक गॉल स्टोन कैन लीड टू कोलेलिथियासिस, मतलब कॉलिक जो वो पेन, मतलब कोलेलिथियासिस और पैनक्रियाटाइटिस, और इट कैन आल्सो कॉज लिवर डिजीज, दैट इज जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। तो मतलब गॉल स्टोन्स को हम लाइटली नहीं ले सकते। वो कितना भी मतलब साइलेंट भी रहे, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। लेकिन ये सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, मतलब क्या होता है सिम्टम्स? सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, जिनमें जैसे मैंने बोला साइलेंट स्टोन है, जिनमें अब एक पेन रहता है जो रेडिएटिंग टुवर्ड्स बैक, मतलब यहाँ पे राइट अपर साइड में पेन होगा और बैक की तरफ वो स्टर्नम के नीचे, हाँ स्टर्नम के नीचे मिड में, या राइट साइड अपर पसलियों के नीचे जस्ट, और वो पीछे की तरफ रेडिएट होता है। तो उनको ऐसा फील आता है कि इट इज सम बैक एक और सम मसल पेन। उन्होंने कभी यूएस सोनोग्राफी कराया नहीं रहता या कोई डॉक्टर को दिखाया, दे आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम इट, थिंकिंग दैट दिस इज बैक एक। सो ये साइलेंट स्टोन्स की बात हुई। जब नॉटी स्टोन, जैसे मैंने बोला रहते कि जो स्टोन्स सिम्टम कॉज करते हैं, उनमें आता है बिलियरी कोलिक। मतलब आप एक हाई फैटी मील लेते हो, बहुत ज़्यादा खाना लेते हो, और गॉल ब्लैडर आपका वो जूस कॉम्प्रेस होता है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके साथ अंदर के जो स्टोन्स है वो आके उसके नेक पे अटक जाते हैं। तो जब नेक पे अटकते हैं, एक थैली क्लोज्ड माउथ के अगेंस्ट प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो दैट मसल कॉजेस स्टार्ट्स कॉजिंग पेन एंड इट इज कॉल्ड एज बिलियरी कोलिक। अभी क्या होता है, जैसे आप वो मील डाइजेस्ट हो जाता है, आप कोई पेन के लिए कोई लोकल डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पेन किलर दे देता है, वो पेन उस टाइम के लिए थम जाता है, सेटल हो जाता है। बट अगेन आफ्टर 2-3 मंथ्स अगेन आप बाहर कोई पार्टी में गए, खाना खाया, वापस सेम कंप्लेंट आपको होते हैं, दोज आर कॉल्ड दिस कॉल्ड बिलियरी कोलिक। सो ऐसे टाइम पे फिर पेशेंट आता है कि अभी मुझे 2-3 बार पेन हुआ है तो मेरा सोनोग्राफी करके देखो। एंड जब थर्ड वाला जो मैंने बोला वायलेंट स्टोन्स, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट कम्स विद सीवियर प्रॉब्लम, जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया होना, क्योंकि स्टोन आके वो मेन डक्ट में अटक गया है, तो आपका जो लिवर ने बनाया हुआ बाइल है वो आगे
जा ही नहीं रहा, या फिर पैनक्रेटाइटिस मतलब सीवियर एब्डोमिनल पेन अनबेरेबल, जो कि स्टोन है वो पैनक्रियास में। तो ये रेंज ऑफ सिम्टम्स, रेंज ऑफ पेशेंट कंप्लेंट्स है, बट मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इज राइट अपर साइडेड पेन पीरियडिकली, या स्पेशली आफ्टर हैविंग अ हाई फैटी मील। सो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कब हो जाता है, कब जान को ये होता है, और क्या ये एक भयंकर बीमारी है कैंसर, क्या ये कभी कैंसर बन सकता है, या ये लाइफ थ्रेटनिंग कब होता है जब किसी की जान जा सकती है? तो उसके लिए आपके पास पहले से आ गए तो ये सब नहीं होगा, लेकिन ये इसमें कब लाइफ थ्रेटनिंग होता है? जैसे इसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जैसे कि गॉल स्टोन की वजह से, अगर वो स्टोन सिर्फ थैली में ही है, दे आर कॉजिंग पीरियोडिक बिलियरी कोलिक, सिर्फ पेन हो रहा है आपको, इट इज अ फर्स्ट और वार्निंग साइन कि दो स्टोन्स आर नॉट सिटिंग साइलेंट, दोज आर कॉजिंग सम प्रॉब्लम विद यू। इसके बाद का स्टेप है वो स्टोन्स वहां से बाहर निकलेंगे और डक्ट में अटकेंगे, इट कॉजेज जॉन्डिस, जॉन्डिस कॉजेज बैक प्रेशर ऑन द लीवर, और लीवर का फंक्शनिंग खराब करता है, इट इज विच इज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। थर्ड मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इज व्हेन इट कॉजेज पैनक्रेटाइटिस, क्योंकि स्वादुपिंड का सूजन अगर एक बार आ गया तो डज नॉट गो बैक टू द नॉर्मल स्टेट। अल्कोहलिक पेशेंट में हम लोग रूटीनली देखते हैं जो पैनक्रेटाइटिस, वही सेम पैनक्रेटाइटिस गॉल स्टोन्स की वजह से होता है। सो दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आपने कैंसर के बारे में मुझे पूछा, तो बहुत रेयर एविडेंसेस ऐसे हैं कि जो गंगा का बेल्ट है वहाँ पे रूटीनली गॉल स्टोन्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे देखा गया कि लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल स्टोन्स की वजह से इट हैज टर्न्ड इनटू गॉल ब्लैडर कैंसर। So there is, yes, not 100% every patient will go through it, but there is evidence that long-standing gallstone is a predisposing factor for gallbladder cancers. Maybe it is the water. वहाँ पे यस, वहाँ पे रीजन वाटर का है कि वो सम वाटर या उसमें से केमिकल्स जो है, सम कंजम्पशन में प्रॉब्लम होता है, तो बट इट इज कॉमन इन दैट बेट। हमारे यहाँ पे भी आजकल काफी कॉमन हो गया है। और इसके जो जैसे आपने बताया ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अभी इन चीज़ों के कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं और जिससे हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं? तो ये कौन से टेस्ट कर सकते हैं गॉलस्टोन्स के लिए? पेशेंट जब भी हमारे पास ओपीडी में आता है तो मेनली जैसे मैंने बोला राइट साइड में पेन है, तो वी इवेलुएट द पेशेंट, हम उसका पेट हाथ लगा के चेक करते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मर्फी साइन। जैसे हम लोग राइट साइड में दबाने की कोशिश करें और पेशेंट डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो उसका ब्रेथ कैच हो जाता है, मतलब ही इज नॉट एबल टू टेक कंप्लीट ब्रेथ बिकॉज ऑफ द पेन, व्हिच इज इंडिकेटिव ऑफ द इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस। सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज वी डू इज सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन। अल्ट्रासोनोग्राफी उसमें गॉल स्टोन्स काफी अच्छे से दिखते हैं। जो स्टोन्स रहते हैं गॉल स्टोन, दोज आर नॉट लाइक किडनी स्टोन, ये रेडियोलुसेंट होते हैं, मतलब ये सोनोग्राफी में ही दिख पाते हैं। अगर एक्सरे करोगे, सीटी स्कैन करोगे, मोस्ट ऑफ द स्टोन उसमें नहीं दिखेंगे। सोनोग्राफी का और एक फायदा होता है कि पेशेंट का पोजीशन चेंज करके आप डायनामिक स्टडी कर सकते हैं, तो स्टोन अटका हुआ है, इम्पैक्टेड है या मोबाइल है, ये उसमें पता चलता है, विच हेल्प्स अस फॉर प्लानिंग द सर्जरी। सोनोग्राफी इज ऑलवेज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। हाँ, कुछ लोगों में हमें सोनोग्राफी में भी पता चलने के बाद और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या सर्जिकली प्लान करना है, तो एक MRCP करके इन्वेस्टिगेशन है, इट्स कॉल्ड एज MRI ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो वो हमें पूरा गॉल ब्लैडर कैसा है, उसमें कितने एक्चुअल स्टोन्स है, उसका एनाटोमी कैसा है, कोई स्टोन वहां से बाहर आके वो कॉमन डक्ट में अटका है या पैनक्रियाटिक डक्ट में अटका है क्या, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें MRCP मिल जाता है। मतलब आप कह रहे हो फर्स्ट स्टेप सोनोग्राफी है, yes. USG एंड सेकंड इज MRCP। और USG इतनी कॉस्टली भी नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक टेस्ट, हम हर साल रूटीनली USG वैसे ही कराते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ प्रिवेंटिव। सो USG वैसे भी आप बोले तो हर साल करना ही चाहिए एक बार, वेदर इट इज फीमेल और मेल, इट विल डायग्नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, होल एब्डोमेन। दूसरा आपने जैसे ये बोला, ये इवैल्यूएट, एक बार इवैल्यूएट हो गया, आपके पास आ गए, फिर आप इसका ट्रीटमेंट क्या देते हो? What is the best way of treatment? और मैं एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। पहले गॉल ब्लैडर निकाल देते थे, अभी नई स्टडीज आई हैं कि गॉल ब्लैडर अगर निकालने की नहीं है जरूरत तो रहने दो, मतलब फिजियोलॉजी उसकी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो ये दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सर्जिकल प्लान, देन वी विल डिस्कस। तो पहला है कि एक लाइक 25-30 इयर्स बैक पूरा यहाँ से इंसिजन लेके बड़ा चीर लेके ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी लाइक गॉल ब्लैडर निकालते थे। अभी इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुका है कि हम लोग अभी लैप्रोस्कोपिक रूटीनली करते हैं। लास्ट आई थिंक 1000-10,000
नॉर्मल केसेस में हमने कोई भी केस ओपन नहीं किया। व्हाई? बिकॉज लेप्रोस्कोपी में तो कैमरा इज सो स्ट्रॉन्ग, 4K सिस्टम आ गया है अभी हमारे इनामदार हॉस्पिटल में, विच मैग्नीफाइज 10x तक जूम होता है। आपको जो विजन दिखता है अंदर का, विच इज सो क्लियर दैट यू सी एवरी स्ट्रक्चर, एवरी स्मॉल डिटेल स्ट्रक्चर। सो द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सर्जरी इज लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, कि हम लोग छोटे छोटे होल्स 3 या 4 होल्स में से जाते हैं पेट के अंदर, गॉल ब्लैडर का डिसेक्शन करके उसको वही छोटे होल्स में से निकालते हैं। सो इट्स लाइक 1.5 hour का इसको की होल सर्जरी बोलते की हैं। होल, या इट्स ऑल You are a laparoscopic surgeon. You are continuously doing these surgeries. Yes. Yeah. Routinely we do these surgeries, and this has been routinely done for last 10-15 years in all the hospitals. As of now, best is advancement in the laparoscopic systems आए, जिसकी वजह से these surgeries are become so safe कि हमें अंदर का सब कुछ दिखता है। एंड ड्यूरिंग दैट सेम सर्जरी हम लोग पेट के अदर ऑर्गन्स भी देख सकते हैं। इट्स कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। सो सर्जरी इज वेरी सेफ एज वेल एज द रिकवरी पीरियड इज गुड। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, लाइक देयर आर द गुड पॉइंट्स कि उसकी ब्लीडिंग लेस होती है, रिकवरी फास्ट होती है, इन्फेक्शन, उसके ऊपर भी आप बताइए कि व्हाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? व्हाई लेप्रोस्कोपी? क्योंकि एक तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंसिजन छोटा होता है, जो हम लोग बाकी सर्जरीज में जो बड़ा इंसिजन देते हैं इसमें छोटे छोटे की होल्स में से जाते हैं। सो दोज डिफरेंट की होल्स आर इजी टू हील, जो जल्दी हील हो जाते हैं। सेकेंडली, पेशेंट को हम लोग जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस द पेन इज वेरी लेस कंपेयर टू ओपन सर्जरी। सो पेशेंट गेट्स मोबिलाइज आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली, ऑफिस वगैरह रूटीनली जा सकते हो। वी विल डिस्कस दिस इन द रिकवरी। आपने एक दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा, मैंने पूछा था अबाउट गॉल ब्लैडर, कि गॉल ब्लैडर निकालना चाहिए या रखना चाहिए, आजकल का क्या ऑप्शंस हैं और पहले क्या थी? दिस इज द थिंग। सो गॉल ब्लैडर, जैसे मैंने बोला कि इट्स अ स्टोरेज ऑर्गन, उसका एज सच कुछ खुद का रोल नहीं है कि वो खुद ये नहीं कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। इट्स जस्ट अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर लिवर। इफ द स्टोन्स देयर आर नो स्टोन्स, वी आर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बट अगर स्टोन्स है और आगे जाके आपको पता है कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस का एक स्पेक्ट्रम है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू get it removed. There is no medication as such as of now which dissolves these gallstones. Okay. So और दूसरा एक क्या है कि वो गॉल ब्लैडर का जो थैली है ना, अगर हमने स्टोन निकाल भी दिए सपोज, तो वो वॉल्स लिथोजेनिक बने हुए रहते हैं। मतलब इवन इफ यू रिमूव द स्टोन्स आफ्टर 2-3 years मे बी दे विल फॉर्म न्यू स्टोन्स। सो आप ऐसे रिकरेंट स्टोन्स फॉर्म करने से चाहिए रिमूव द ऑर्गन इटसेल्फ। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी एडप्ट्स, जो लिवर के डक्ट सिस्टम है वो खुद डायलेट हो जाते हैं, दे एक्ट्स एज अ स्टोरेज हाउस। ओके। सो ऐसा कंसेप्ट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है कि गॉल ब्लैडर इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उसको सेव करना चाहिए। नहीं, गॉल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव इट। उसके बाद बॉडी खुद अडॉप्ट कर लेती है दो चेंजेस बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, एंड योर लाइफ रूटीन कंटिन्यूअस रहता है। आपको रियलाइज भी नहीं होता कि यू हैव देयर इज अ मिसिंग ऑर्गन इन योर। जैसे आपने बोला टेंडेंसी हो जाती है स्टोन्स फॉर्म करने की, इसलिए वो बेटर है कि वो टेंडेंसी निकालने के लिए गॉल ब्लैडर निकाल दीजिए। सो दैट्स अ गुड ऑप्शन, और उस सर्जरी को हम बोलते हैं cholecystectomy. So removal of gallbladder. So laparoscopic cholecystectomy. Yes. और डॉक्टर नेल्सन, लास्ट जो आप बोल रहे थे कि जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने बताए, अभी रिकवरी कैसे होती है और मतलब व्हाट इज द बेस्ट, मतलब कितना टाइम लगता है शुड से, बिकॉज पीपल हैव आजकल इतनी फास्ट है, पीपल हैव टू गो बैक टू वर्क, दे हैव टू गो बैक टू देयर रूटीन्स। सो व्हाट इज द रिकवरी? सो अनकॉम्प्लिकेटेड और फेयरली कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जब हम लोग लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, जिसमें सपोज आज पेशेंट सुबह एडमिट होता है, तो वी परफॉर्म द सर्जरी इन द आफ्टरनून और मे बी नेक्स्ट डे आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग। पोस्ट सर्जिकल रिकवरी इज वेरी फास्ट. So as we say कि we go through small hole, तो average time of the surgery is around 1.5 hour or 2 hours depending on the complication rate, but it's a fairly clean and fairly safe surgery. Post surgery after 6 to 7 hours, if everything has gone smoothly as planned, तो हम लोग डाइट पेशेंट का स्लोली चालू कर, जैसे कि फूड, लिक्विड्स, देन स्लोली वी प्रोग्रेस टू सॉफ्ट फूड। सो वही सेम डे पे पेशेंट स्टार्ट्स ईटिंग द नॉर्मल फूड। ओके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, या अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग सर्जरी किया तो लेट इन द इवनिंग पेशेंट के पेन लेवल के हिसाब से हम लोग उसको वॉकिंग कराना चालू करते हैं, एम्बुलेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज पेशेंट अर्ली एम्बुलेट्स, सो बेड से जल्दी बाहर निकलता है। जैसे ही व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग, रोमिंग अराउंड, his pain levels decrease much significantly. So next day अगर fairly pain कम है तो patient can go home or another day if he wants for his recovery. Around 5th to 6th day, all routine activities just as office work,
उसके घर के रूटीन एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट. ही कैन ऐसा, गो टू ऑफिस. is there any do's and don'ts post surgery during the recovery phase? And you are saying 3 to 5 days maximum hospitalization, or Yes. 3 days is like the Maximum, standard. And आजकल do's. डे केयर में भी करते हैं कि अगर पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड अच्छा है तो मॉर्निंग में करके इवनिंग को लेट इवनिंग डिस्चार्ज, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हम लोग. और लो रिस्क है तो. लो रिस्क है तो. Okay. So do's and don'ts है post surgery, anything you would पोस्ट advise? सर्जरी मेनली तो एडवाइस रहता है कि फॉर फ्यू डेज योर डाइट शुड बी लो फैटी. रेगुलर डाइट आपका जो घर का खाना है, हाई प्रोटीन एंड लो फैटी डाइट. सेकेंडली अगेन वी गो थ्रू स्मॉल होल्स, तो हीलिंग फास्ट होता है, बट अगेन दीज आर स्मॉल होल्स. सो आगे जाके कुछ उनमें कॉम्प्लिकेशन ना हो तो स्ट्रेनर्स एक्टिविटी जैसे कि हेवी जिम वर्क या हेवी एक्टिविटी, लिफ्टिंग वेट्स एंड ऑल, तो हम लोग वो एक मंथ के लिए अवॉइड करेंगे. रेस्ट ऑल रेगुलर वॉकिंग, आपका जो घर का रेगुलर वर्क है या ऑफिस रेगुलर वर्क है विदाउट स्ट्रेन, those can be continued. These are the only simple do's and don'ts after the. I mean, so you can continue with your routine work Yeah. regularly, and जो आपने बोला कि high protein, low fat, I think that should be That should be, yeah, that should be should be our actually daily a for all routine. of us. It should be. Yes, absolutely. It's otherwise we also have that predisposing factor, Yes, so that's yes. a normal thing. So that should be like a diet for us. Yeah. So yeah. So thank you, Dr. Nelson. This was throwing so much of light on gallstones, and any of y'all, if y'all have the same symptoms or any of these problems that as we discussed, can actually approach Inamdar Multi-Speciality Hospital. The number will be displayed on the screen, and call us. We have our regular OPDs of Dr. Nelson, and call us. He's a general and laparoscopic surgeon. Thank you so much. Thank you. Thank you.